गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में। ठीक है, कल जो हमने कॉम्प्लेक्स देखा था किसमें, जब ऑक्सीडेशन वाला पाथवे देख रहे थे हम, तो उस टाइम पे ये आपका कॉम्प्लेक्स आया था। उसी कॉम्प्लेक्स के बारे में है कि पहला कॉम्प्लेक्स है जिसको आप क्या बोलते हो, नोन एज NaDH कॉक ऑक्सी रिडक्टेज और NaDH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 वाले को हम या तो NaDH कॉक ऑक्सी ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर और क्या कहते हैं NaDH डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं। दूसरा बात कहता है कि इट कंटेन्स FN, तो FN मतलब क्या हुआ कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इन कहाँ पे, तो FeS मतलब आयरन सल्फर क्लस्टर। ठीक है, आयरन सल्फर का क्लस्टर का मतलब क्या होता है, कोई एक ग्रुप, कोई एक झुंड है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। तो यहाँ पे जो क्लस्टर होगा वो क्या होगा, किसका होगा, आपका आयरन और सल्फर का। तो यही कहता है कि जो ये मतलब कि एक इसके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 के पास FMN होता है। ठीक है, जो कि किस में होगा, आपका FeS में होगा। ठीक है, फिर कहता है इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH टू Q बाय FMN एंड FeS। अब पता चला कि FMN FeS हमने क्यों पढ़ा है ना, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है कहाँ से, NaDH से Q में, वो करता है कौन, आपका FMN और FeS। ठीक है, तो उसी के हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर पाता है। फिर कहता है कि 4 प्रोटॉन्स आर पंप। अब देखो क्या होता था कि हर एक स्टेप में प्रोटॉन का पंप हो रहा था, प्रोटॉन। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन क्या होगा, पंप होगा। कहाँ से, तो फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है कि जो ये 4 प्रोटॉन जो आपका पंप होगा वो कहाँ से होगा, इंटर मेम्ब्रेन किसका था, कहाँ पे हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था ना, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ हो रहा था, इनर मेम्ब्रेन में हो रहा था। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि जो 4 प्रोटॉन आपका पंप होगा वो कहाँ से होगा, मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कैसे करेगा, तो एनर्जी को यूज करके करेगा। ठीक है, फिर कहता है कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 2 में कहता है कि कॉम्प्लेक्स 2 को आप क्या बोल सकते हो, सक्सिनेट कॉक ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो दोनों इसको आप इस नाम से भी बोल सकते हो। उसके बाद इसमें भी आपका क्या होता है, देखो उसमें FMN था और इसमें आपका FAD है और FeS है। FeS मतलब सेम है क्लस्टर। उसके बाद आपका कहता है इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH टू कॉक। अब उसमें क्या था, NaDH से ट्रांसफर हो रहा था और इसमें क्या होगा, FADH से ट्रांसफर हो रहा है, तो किसको यूज करेगा, FeS क्लस्टर। सेम वही वाला चीज है ना। फिर क्या हो गया कि नो प्रोटॉन इज पंप इन कॉम्प्लेक्स 2। इस कॉम्प्लेक्स 2 है उसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि एज इट डज नॉट प्रोड्यूस सफिशियंट एनर्जी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सफिशियंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। और इसको मतलब कि प्रोटॉन को पंप होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स 3। तो कॉम्प्लेक्स 3 को हम क्या कहते हैं, कॉक H2 साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज और साइटोक्रोम रिडक्टेज और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन तीनों के नाम से आप कॉम्प्लेक्स 3 को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, कहता है इट कंटेन्स साइटोक्रोम BC1 एंड FeS क्लस्टर। ठीक है, तो इसमें आपका देखो FeS क्लस्टर अभी तक तीनों में था। ठीक है, बस इसमें क्या है कि साइटोक्रोम B और C1 है। ठीक है, फिर कहता है कि इट टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉक एंड ट्रांसफर टू साइटोक्रोम C। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेता है, कॉक एंजाइम से, और इसको ट्रांसफर कहाँ करता है, साइटोक्रोम C में। ठीक है, कैसे करेगा, तो यूज करेगा कौन सा एंजाइम, साइटोक्रोम B C1 एंड F। ठीक है, फिर कहता है कि इसमें भी आपका 4 प्रोटॉन का क्या होगा, पंप्ड होगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 में। अब जैसे देखो वहां पे क्या होता है, पीछे जब आपने पढ़ा था तो वहां हो रहा था ATP रिलीज हो रहा था, NADH रिलीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोन पंप हो रहा है। अब
कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है आपका कि इसको आप साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और सिंपली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोल सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि इट कंटेन्स साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3, ठीक है। इसके पास जो कोएंजाइम एंजाइम होगा वो क्या होगा और A3, ठीक है। कहता है इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा साइटोक्रोम सी से, और ट्रांसफर कहाँ करेगा इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, तब जाके आपका क्या होता है H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें भी आपका कितना प्रोटॉन पंप होगा 2, तो कुल मिला के आपके चारों कॉम्प्लेक्स को मिला के आपके कितने प्रोटॉन पंप हुए 10। पहला वाला में 4, तीसरे वाले में 4 और दूसरे वाले चौथे वाले में 2, है ना। तो कुल मिला के कितने हो गए 10। फिर आपका कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ H2O कैसा होता है कि इन कॉम्प्लेक्स 4 टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2O। हम क्या करते हैं O2 लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। अब तीनों को एक आपस में करवा के हम क्या बनाते हैं तो ये वाला H2O वाला पार्ट जो था वो लास्ट था आपका ट्रांसपोर्ट चेन का, कि एट द एंड आपके पास ATP और H2O रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद है रिडॉक्स पोटेंशियल इन ETC, ठीक है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर रिडॉक्स पोटेंशियल, तो इसमें कहता है कि किसके कौन से कैरियर के पास कौन से क्या कहते हैं आपके जितने भी इसमें कैरियर, ये सारे आपके क्या थे कैरियर थे, है ना। सारे कैरियर में से किसका रिडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो जैसे NaDH का है आपका -0.32 वोल्ट, ठीक है। वैसे FMN का हो गया आपका -0.22 वोल्टेज। फिर आपका कॉक का हो गया +0.04 B, साइटोक्रोम B का +0.07, साइटोक्रोम C1 का 0.23, साइटोक्रोम C का 0.25, साइटोक्रोम A का +0.29, साइटोक्रोम A3 का +0.39 और O2 का 0.82, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो गए कैरियर के रिडॉक्स पोटेंशियल हो गए, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई रिडॉक्स पोटेंशियल कंपोनेंट। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो लो से हाई होता है, ठीक है। ऐसे मतलब कि यूजुअली क्या होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, बट इसमें क्या है अपोजिट है। यहाँ पे लोअर मतलब कि हायर से क्या हो जाएगा सॉरी लोअर से क्या होगा हायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पे देखो NaDH से शुरू हुआ, NaDH का लो होगा और आपका O2 का सबसे है ना, एक तो प्लस में है, प्लस सबसे ज्यादा भी उसी का है, तो इसलिए इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। अब है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि फाइनल स्टेप होता है जिसमें आपका एनर्जी क्या होता है सिंथेसाइज होता है इस ATP के फॉर्म में। किसके हेल्प से होगा तो NaDH एंड FADH मॉलिक्यूल के हेल्प से, ठीक है। फिर आपका कहता है इट इज द प्रोसेस इन विच ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP, मतलब ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है ATP में, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके वजह से क्या होता है एनर्जी का रिलीज होता है ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। फिर कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कब आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कब स्टार्ट होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब कि ट्रांसपोर्ट चेन के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वी कैन से इट इज अ कपल्ड विद ETC फॉर ATP सिंथेसिस। आप ये कह लो कि जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो ETC के साथ मिलके काम करता है, कपल में आके एक साथ मिलके ATP का सिंथेसिस करता है, ATP का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर कहता है कि द कॉम्प्लेक्स 5 नेम्ड ATP सिंथेसिस द मेजर साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखो कॉम्प्लेक्स 5 में क्या हो रहा था वहां पे ATP सिंथेसिस हो रहा था, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए वो वाला कॉम्प्लेक्स सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, क्योंकि वहीं से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होगा स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर कहता था प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोसेस आपका ये कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब देखो इसका फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म है किसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का।
There are various hypotheses given to explain the mechanism of oxidative phosphorylation, but among all of them, the chemiosmotic hypothesis is widely accepted. Given below कहता है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था उसमें बहुत सारे थीसिस दिए गए, बहुत सारी चीजें बनाई गई, प्रूव किया गया कि हाँ जो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म ये है, बट ऐसा हुआ नहीं, प्रूफ हुआ नहीं वो सारा हाइपोथेसिस। और लास्ट में जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो था उसको हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, सारे थीसिस को छोड़ के हमने किस पे ध्यान दिया? ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। ठीक है, अब कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या है? तो दिस हाइपोथेसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय पीटर मिचेल इन 1963। ये जो हाइपोथेसिस था वो आपका पीटर मिचेल ने दिया था, कब? 1963 में। कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू ईटीसी, ये देखो ये उसका कहने का था कि किस तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वर्क करता है। ठीक है, तो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू किसके? ईटीसी के, देन प्रोटोन आर ऑल्सो पंप्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दैट जनरेट अ प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये चीज तुमने पीछे भी पढ़ा था ना, कहता है कि प्रोटोन का पंप तो होता है, प्रोटोन पंप होता है, उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? प्रोटोन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जनरेट होता है। तो यही कहता है कि क्या करता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? ईटीसी के थ्रू, आपका क्या होता है? प्रोटोन जो होता है वो पंप हो जाता है, कहाँ? जो आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है उससे होता है, और क्या जनरेट करता है? प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट करता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 यूजेस दिस प्रोटोन ग्रेडियंट एज एनर्जी सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और प्रोटोन ग्रेडियंट जो था वो क्या होता है कि एनर्जी स्टोर जो होता है वो होता है जिसको हम एटीपी के सिंथेसिस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एटीपी के सिंथेसिस में प्रोटोन का होना जरूरी है। ठीक है, फिर कहते हैं a lot of protons pumped into the intermembrane space that forms back into the matrix by ATP synthase because membrane becomes impermeable for H plus and this leads to phosphorylation of ADP into ATP। कहता है कि बहुत सारे प्रोटोन क्या होते हैं जब पंप होते हैं तो वो किसमें आपके? कहता है कि a lot of proton pumped into intermembrane space, बहुत सारे आप प्रोटोन पंप होंगे कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब पंप हो जाएंगे तो कहता है कि डेट फॉर्म्स बैक इनटू मैट्रिक्स, फिर से अब देखो एटीपी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, लेकिन अब फिर से क्या होगा? एटीपी से वो अपने मैट्रिक्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होंगे किसके हेल्प से? तो एटीपी सिंथेस एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, अब जब होंगे, क्यों होंगे? बिकॉज मेम्ब्रेन बिकम्स इम्परमिएबल। मेम्ब्रेन क्या हो जाता है आपका? इम्परमिएबल हो जाता है, किसके लिए? आयन के लिए। ठीक है, और क्या होता है कि जिसकी वजह से आपको फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है, मतलब मेनली क्या होता है? एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म उसका, जो पीछे पढ़े ना मेनली वही है, लेकिन जो वो मैकेनिज्म जिसपे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन काम कर रहा है वो मैकेनिज्म आपका, उसका नाम क्या है बताओ? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म क्या है तो कि हाँ उसी मैकेनिज्म पे काम करता है जिसमें आपका जो प्रोटोन पंप होता है। ठीक है, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ईटीसी के हेल्प से, जिसमें प्रोटोन क्या होता है? पंप होता है। ठीक है, प्रोटोन पंप होता है तो वही पंप प्रोटोन से क्या होता है? एनर्जी स्टोर करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो अगर उसको फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में अपने वापस आना है तो वो क्या आता है? वापस आ जाता है, जिसकी वजह से एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। यही इसका मैकेनिज्म है, सिंपल। ठीक है, अब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सेम वही वाला चेन है जो आपने पढ़ा था ना ऊपर, वही सेम चेन है, बस इसमें मतलब दिखाया गया है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कि ये जो आपका स्टेप होता है रेस्पिरेशन का क्या होता है? फाइनल स्टेप होता है। ये बात मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, इसमें क्या था? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या हो गया कि यहाँ पे हाई हाइड्रोजन होगा और लो पीएच होगा। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पीएच क्या होगा? लो होगा और हाइड्रोजन रेट ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा आपका प्रोटोन ग्रेडियंट है, जहाँ पे 4 यहाँ पे पंप हुआ और 2 यहाँ पे, तो कुल मिला के कितने आपके पंप हुए? 10, है ना।
तो यही सब चीजें हैं आपके कि प्रोटोन आर पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कॉम्प्लेक्सेस 1, 3 और 4 में। मतलब 1 में प्रोटोन पंप होगा, 3 में होगा और 4 में पंप होगा, 2 में नहीं होगा। ठीक है, एंजाइम तो आप देख ही लिए थे उस दिन आपका एग्जाम। अब ये देखो, ये वाला चीज कहता है कि द फ्लो ऑफ H प्लस बैक इनटू द मैट्रिक्स थ्रू एटीपी सिंथेस। आप क्या करेगा, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में आना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लो बैक होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से, तो एटीपी सिंथेस जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 है, ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई। तो जब एडीपी और पीआई ऐड होता है तो आपका क्या बनता है, एटीपी बनता है ना। ये चीज मैंने बताया था ना कि एटीपी कैसे बनता है, एडीपी कैसे बनता है। तो एटीपी कन्वर्ट होने के लिए उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, तो मतलब फॉस्फेट है ना जाएगा उसमें, तब जाके आपका एटीपी बनेगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि वो बैक वाला है और यहाँ से आपका प्रोटोन का पंप होना शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपका इंटरमेन में, और कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल में होता है। ठीक है, यही सब सारे चीज आपके हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोटोन हो गया और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों का ही होता है। फिर आपका की पॉइंट्स ये था यही कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं किससे, ईटीसी के हेल्प से। और एडीपी जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। एटीपी सिंथेस जो आपका एंजाइम है वो मेजर साइट होता है किसके लिए, एटीपी सिंथेस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 में भी लास्ट कॉम्प्लेक्स में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही सब है। उसके बाद रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रेशियो होता है, किसका रेशियो होगा यहाँ पे, हाँ तो पीओ बोलते हैं, पीओ रेशियो। ठीक है, तो कहता है कि पीओ रेशियो मींस द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, मतलब पी इक्वल टू फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहता है कि जो पीओ रेशियो का मतलब होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल का नंबर है ना, एटीपी प्रोड्यूस हुआ तब जब आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे कितना एटीपी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जनरेट हुआ। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, अगर सिंपल वर्ड में देखो तो पीओ रेशियो टेल्स हाउ मच एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द ईटीसी। कितना एटीपी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ जब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरा। ठीक है, तो आप कहता है कि वैल्यूज यहाँ पे होगा कि फॉर NADH, अगर मान लो एक NADH यूज हो रहा है तो इसका मतलब है पीओ रेशियो क्या होगा, 2.5 एटीपी। ठीक है, वहीं अगर FADH आएगा तो उसका पीओ रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीओ रेशियो निकालना है तो उसके लिए एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन एटम रिड्यूस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर मान लो कि नॉर्मली NADH दे दिया है FADH, तो अगर एक का मतलब इतना है तो 2 का उसे दुगुना कर दो, 3 का उसे तिगुना कर दो, तो निकल जाएगा आपका कि कितना पीओ रेशियो आया है आपका। ठीक है, अगर मान लो NADH का मतलब होता है 2.5 एटीपी। ठीक है, तो पीओ रेशियो भी इसका क्या हो गया, 2.5। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका अलग अलग के भी निकाल सकते हो, जैसे कि FADH का 1.5 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 2 NADH रिलीज होता तो 5 हो जाता है ना सीधा, और FADH 2 होता तो 3 हो जाता। ठीक है, तो जस्ट यही। और अगर फॉर्मूला से आपको निकालना है तो पीओ रेशियो इक्वल टू क्या होता है कि एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ एटीपी ले लेना और साथ में ऑक्सीजन एटम जो रिड्यूस किया गया है आपस में दोनों को डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा वो आपका पीओ रेशियो। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा एक है लास्ट वाला टॉपिक है अनकुपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहता है कि अनकुपलर्स स्प्रेड द या डिसिपेट द प्रोटोन ग्रेडियंट विदाउट एटीपी फॉर्मेशन। ये क्या करता है, प्रोटोन ग्रेडियंट को स्प्रेड करता है बिना एटीपी के फॉर्मेशन के। ठीक है, कहता है एग्जांपल इसमें आ जाएगा आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, जिसको आप DNP बोल सकते हो, थर्मोजेनिन और FCCP। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, अनकुपलर्स के। ठीक है, जो क्या करता है बिना एटीपी सिंथेसिस के प्रोटोन ग्रेडियंट को स्प्रेड करने का काम करता है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि ईटीसी जो रहेगा वो आपका कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं,
दूसरा आपका है एटीपी सिंथेसिस स्टॉप। एटीपी का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर कहता है हीट इज प्रोड्यूस, इसमें हीट का भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कहता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस होगा कि प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होगा, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ज्यादातर एटीपी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इसेंशियल फॉर सेलुलर एनर्जी, सेल के एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका होगा मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है ना। उसके बाद क्रिटिकल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बायोसिंथेसिस, मतलब मेनली ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, बायोसिंथेसिस के लिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेटिव बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का चैप्टर खत्म। तो चैप्टर यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यूनिट 3, यूनिट 2 में आपका चैप्टर 3 था, चैप्टर 4 था, चैप्टर 4 ये लास्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे नया चैप्टर, ठीक है, नया यूनिट, ठीक।